हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट बैचलर्स इन पैरामेडिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम। मीन्स अगर आप पैरामेडिकल साइंस में कोई बैचलर डिग्री हासिल करते हैं उसके लिए जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम के इंट्रोडक्शन के बारे में। Then this exam is for students who wish to pursue a bachelor degree in paramedical science। जितने भी लोग पैरामेडिकल साइंस जो होता है उसमें जो बैचलर डिग्री हासिल करना चाहते हैं आफ्टर 12th फ्रॉम बायोलॉजी ग्रुप, तो वो इस एग्ज़ाम के थ्रू ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट एक्सेस नॉलेज एंड स्किल्स इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ये जो एग्ज़ाम होता है इसके थ्रू ये जज किया जाता है कि आपकी जो नॉलेज है, आपके अंदर जो स्किल है मेडिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड में, वो कैसी है, कितनी है, किस सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, और इसके अलावा दिस एग्जाम इज नेसेसरी फॉर एडमिशन इनटू रिकॉग्नाइज्ड पैरामेडिकल कॉलेजेस। यह एग्जाम एक बहुत ही नेसेसरी होता है। इसी एग्जाम के थ्रू ये जो एडमिशन्स होते हैं, जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो ये कोर्स ऑफर करते हैं उनमें ये एडमिशन ला सकता है। ठीक है, बात करते हैं अबाउट द एग्जाम। दिस एग्जाम कंडक्टेड एनुअली बाय वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स। बहुत सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो ये ऑफर करते हैं ये कोर्स, वो ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराते हैं अपने एडमिशन सेशन के दौरान। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग टॉपिक लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये इस एग्जाम में जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, इन तीनों के बारे में जो आपकी नॉलेज है उसको जज किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। और ये एग्जाम टोटल 3 घंटे का होता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जाम्स। ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले जान लें कि दिस एग्जाम इज अ गेटवे टू करियर इन हेल्थ केयर व्हिच इज रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स की जो कि मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हों। तो इस एग्जाम के थ्रू आप पैरामेडिकल सेक्टर में अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग एडमिशन टू टॉप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस। इसके थ्रू जो आपका एडमिशन होगा वो सिक्योर होता है एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, एंड इट इंश्योर्स कैंडिडेट हैव द रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज एंड स्किल। जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक स्किल्स है, उस वो जज किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में। इस कोर्स के डिटेल्स क्या क्या हैं? तो जो बैचलर्स ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो ये कोर्स है, ये 3 to 4 ईयर्स का एक यूजी प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ओके, और जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन फिजियोथेरेपी, इस तरह के कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं। और इट रेगुलर असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट वर्क। जो रेगुलर असेसमेंट हैं, आपकी चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, ये सारे इसके क्यूरिकुलम के पार्ट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा इट इज एक्रेडिटेड बाय मेडिकल काउंसिल्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। जो मेडिकल काउंसिल होती है, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उससे ये एक्रेडिटेड होते हैं ये सारे कोर्सेज जहाँ पर भी आप एडमिशन लेते हैं। बात करते हैं करियर स्कोप की कि इस एग्जाम के बाद क्या क्या आपके करियर स्कोप हैं। तो सबसे पहले कि यू हैव द पोटेंशियल टू वर्क इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड रिसर्च लैब। जितने भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं होते हैं, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उसमें, या फिर जो रिसर्च लैब हैं उनमें आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यू कैन परस्यू हायर एजुकेशन लाइक मास्टर्स इन पैरामेडिकल साइंस और रिलेटेड फील्ड्स। आप जो पैरामेडिकल साइंस में मास्टर डिग्री आप हासिल कर सकते हो, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि एज आप हायर डिग्री ले सकते हो। और पैरामेडिकल साइंस और जो रिलेटेड फील्ड्स जैसे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, उन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर्स डिग्री करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग एंड एकेडमिक रोल्स इन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो टीचिंग और एकेडमिक रोल्स होते हैं, ठीक है, टीचर का, ट्यूटर का, फिर इंस्ट्रक्टर का, डेमोन्स्ट्रेटर का, उसमें में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अपनी एक्सपर्टाइज शो करने के लिए। और जो इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स एंड एनजीओ, जो ऐसे प्रोग्राम्स, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, जो एनजीओज हैं,
उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये आपके करियर के मेनली ये 4 स्कोप्स हैं। बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, किस तरह से आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, एक्स-रेज़, एमआरआई। डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है? तो आपको अलग-अलग डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो गई, यूरिन टेस्ट हो गई, सलाइवा टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपको करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको एक्स-रे लेना पड़ सकता है, या फिर एमआरआई जो होती हैं वो सारे टेस्ट जो होते हैं आपको कंडक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा इंश्योरिंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो जांच कर रहा है उसके जो प्रॉपर ऑपरेशन है वो भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग द एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेटली, आपको जो टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होता है और प्रॉपरली एनालाइज करना होता है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज। कभी कभी आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर्स आपका जो रोल होता है वो ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर्स में भी हो सकता है, और जो डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं वहां पर भी आपको रिक्रूट किया जाता है, वहां पर भी आपकी हेल्प ली जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक 12th की डिग्री होनी चाहिए, आप 12th पास आउट होने चाहिए। स्ट्रीम जो होनी चाहिए आपकी साइंस होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इस बायोलॉजी की जगह पर मैथमेटिक्स को भी अलाउ करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके जो एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमेटी है उस पर डिपेंड करता है कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? उसके अलावा जो मिनिमम एग्रीगेट स्कोर एज स्पेसिफाइड बाय द एग्जाम अथॉरिटी, जो एग्जाम अथॉरिटी है वो जो अपना मिनिमम एग्रीगेट स्कोर जो है उसका उसको मिनिमम आपके पास उतने मार्क्स होने चाहिए। कुछ अथॉरिटीज हैं जिनको कि आपके 12th में जनरल कैटेगरी के लिए 60% चाहिए होता है, कुछ को 55% चाहिए होता है, कुछ को 50% चाहिए होता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम अथॉरिटी पर। इसके अलावा एज लिमिट, जनरली जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 17 टू 25 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो। इसके अलावा, ठीक है, सम एग्जाम्स में अलाउ एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आपके एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। ओके, सर्टेन रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस फॉर रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स। कुछ कई कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सीट्स हैं, सीट अलाउड हैं, उनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए वो फिक्स होते हैं, और कभी कभी उनको मार्क्स में भी रिलैक्सेशंस मिलती हैं, ठीक है? तो ये आपको जब जो आपकी एग्जाम अथॉरिटी है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आपको स्टडी करना होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें, क्या रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा यू मस्ट मीट फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड बाय द एग्जाम अथॉरिटी। जो एग्जाम अथॉरिटी है उसने अपना जो एक फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड बनाया है, आपको उसे भी क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है? आपको ये शो करना पड़ता है कि यस यू आर फिजिकली फिट फॉर दिस एग्जाम। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एक आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आप एक काउंसलिंग सेशन होता है, आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, और उस काउंसलिंग सेशन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और सीट अलॉट की जाती है। ओके, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। तो ये एग्जाम पैटर्न जो होता है वो डिपेंड पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी पर, एग्जाम आपका कंडक्ट कौन करा रहा है। तो जनरली आपके 200 टू 300 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और जनरली 3 सेक्शंस में बटे होते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी आपका 50% हाईएस्ट वेटेज के साथ होता है, ठीक है? केमिस्ट्री के 25% क्वेश्चंस होते हैं, और फिजिक्स के भी 25% क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इनकरेक्ट जो आंसर्स होते हैं उनके लिए आप निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है वही आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके, बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर द एग्जाम। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके उन पर ही एग्जाम फोकस होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर। और बायोलॉजी में मेनली आपकी सेल बायोलॉजी, आपका जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, बात करें केमिस्ट्री की तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स,
रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये 3 टॉपिक्स होते हैं, ये केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुट अप किए जाते हैं। और फिजिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो 3 टॉपिक हैं ये फिजिक्स के सेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहली चीज़ ये है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ऐसा नहीं कि एग्जाम एक हफ्ते बाद है और आप आज प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं, आपको कम से कम 1 साल पहले या फिर ड्यूरिंग योर ट्वेल्थ के दौरान ही आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। एंड यू हैव टू मेक अ शेड्यूल, आपको एक शेड्यूल बना करके पढ़ाई करनी चाहिए कि डेली आप 1 घंटे इसके लिए पढ़ेंगे या 2 घंटे इसके लिए पढ़ेंगे। इतना आपके लिए काफ़ी होता है अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं तो। उसके अलावा फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स रादर देन रोट लर्निंग। ठीक है, आपको चीज़ों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनको आपको समझना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इस एग्जाम में अक्सर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को कई तरह से घुमा करके पूछते हैं। ठीक है, और अगर आपने रट करके वो चीज़ें याद की हैं तो अक्सर आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस सकते हो। ओके, इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगी। अगर ये 3 चीज़ें आप सीरियसली कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। पहला है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी मॉक टेस्ट के साथ और प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो मॉक टेस्ट हैं, जो पिछले साल के पेपर्स हैं, उन पर अगर आप नज़र घुमा रहे हो, बार बार इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बात करते हैं रेफरेंस मटेरियल्स की, क्या क्या रेफरेंस मटेरियल्स इस एग्जाम के लिए होने चाहिए। तो एनसीईआरटी, जो कि सब हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट होती है, तो एनसीईआरटी सबसे नंबर 1 है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि दिनेश की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी हो गई या फिर प्रदीप की न्यू केमिस्ट्री हो गई, न्यू कोर्स केमिस्ट्री, ये सारे जो बुक्स हैं, ये बहुत ही अच्छे रेफरेंस मटेरियल माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, जो कि आपके जो रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एलन हो गया, कोटा हो गया, ये सारे जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, उनको अगर आप एज ए रेफरेंस मटेरियल भी लेके चल रहे हो तो भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बात करते हैं डूज एंड डोंट्स। इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या करें क्या ना करें, इस पर अगर हम बात करें तो यू हैव टू फॉलो ए स्टडी शेड्यूल। आपको एक स्टडी शेड्यूल फॉलो करना ही करना होगा। एक दिन की पढ़ाई, 4 दिन की पढ़ाई ना करना, ऐसे करेंगे आप तो कभी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टेक रेगुलर ब्रेक्स, आपको हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान एक ब्रेक लेना होगा। ठीक है, जैसे कि 15 मिनट आपने पढ़ाई कर लिया तो 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल हल करने में आपने आधा टाइम गंवा दिया एग्जाम का, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा रिवाइज फ्रिक्वेंटली, आपको फ्रिक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे आप चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, अब है ये डोंट्स, हमें इस एग्जाम के लिए क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, अवॉइड क्रैमिंग एट द लास्ट मोमेंट। जो लास्ट मोमेंट की भागा दौड़ी होती है कि हफ्ते भर के बाद एग्जाम है तो अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तैयारी काफ़ी पहले से करिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। जितना ही ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, उतना ही आपको वो कॉन्सेप्ट्स ईजी लगने लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। इसके अलावा अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन गेस वर्क, गेस वर्क पर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, कि अक्सर बच्चे की गेस वर्क चलते अपना कॉन्सेप्ट ऐसा यूज करते हैं कि गेस के चलते वो एग्जाम में आंसर देते हैं। ठीक है, और वही गेस वर्क उनको ले डूबता है, स्पेशली तब जब निगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आपको नहीं करना है। ओके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एग्जाम के, उनको आप लोग ध्यान में रखना है, जैसे कि क्रिएट कॉन्साइज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। जब भी आप पढ़ाई करें शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ताकि जो लास्ट मोमेंट पे अगर आप उस नोट को रिवाइज करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके अलावा यूज मेमोनिक्स टू रिमेंबर की कॉन्सेप्ट, आपको मेमोनिक्स बनानी होती हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो याद करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स फॉर बेटर रिटेंशन, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको। ओके, कुछ फैक्ट्स एंड मिथ होते हैं इस एग्जाम के बारे में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल। हाँ, जितना ही टाइम मैनेजमेंट की स्किल आपके अंदर होगी, उतना ही आप इस
फील्ड में, इस एग्ज़ाम में, इस करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। ठीक है, मिथ ये है कि ओनली स्टूडेंट्स विद कोचिंग कैन क्लियर द एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप देख लें। और अगर आपके पास रेफरेंस मटेरियल अच्छा है, आपने बार बार प्रैक्टिस की चीज़ों की, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन स्टडीज कैन लीड टू द सक्सेस, ये बात बिल्कुल सही है। आपकी स्टडीज में जितना ही कंसिस्टेंसी होगी कि आप एक चीज़ पर, एक शेड्यूल पर, एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट, अपने जो टाइम टेबल है उस पर आप अगर फिक्स हैं, उस पर अगर आप अड़े हैं, डटे हैं, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है इस एग्जाम में। ओके, एंड लास्ट में, दैट एग्जाम इज इम्पॉसिबल टू क्रैक विदाउट लक, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। जितना ही आप कॉन्सेप्ट्स को समझ करके अच्छे से आप एग्जाम देंगे, गेस वर्क यूज नहीं करेंगे, गेस यूज नहीं करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, उतना ही आप अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम के लिए? सबसे पहली चीज है कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पर कि मतलब कि काफ़ी सारे एडवांस एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, उनको आपको समझना होगा। कोई भी चीज़ काम करे तो क्यों और कैसे काम करे, इनको आप समझ लें ध्यान से, तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप। एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करके अगर आप प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करके, एनालाइज करके, तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा गुड टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, आपके पास एक गुड टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए कि एग्जाम में आप चीज़ों को टाइमली मैनेज कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम, एक ही क्वेश्चन, एक ही पेपर या एक ही सेक्शन पर आपने पूरा का पूरा टाइम अपना बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आनी ही आनी चाहिए। बात करते हैं करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की। इस कोर्स करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये है, यू हैव द चांस टू स्पेशलाइज इन वेरियस पैरामेडिकल फील्ड्स। जो पैरामेडिकल साइंस है, उसके जो बहुत सारे फील्ड्स हैं, उनमें आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा यू हैव द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़ और रिसर्च। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, बैचलर्स के बाद मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हो, उसके बाद रिसर्च में यानी कि पीएचडी वगैरह डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। इसके अलावा स्कोप टू वर्क इन इंटरनेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उनमें आपको काम करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ये पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं तो। ओके, एज अ कंक्लूजन हम बस यही कह सकते हैं कि द बैचलर्स इन पैरामेडिकल साइंस इज ए प्रॉमिसिंग करियर पाथ, ये एक काफ़ी प्रॉमिसिंग करियर पाथ हो सकता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। विद प्रॉपर प्रिपरेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम कैन ओपन अप न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज इन द हेल्थ केयर सेक्टर। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क से भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, आपने काफ़ी पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर कभी भी फ्लॉप नहीं होता। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, और फोकस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।